की प्रिपरेशन। सही है ना। अब तक इस चैप्टर के अंदर हम लोग केवल दो चीजें पढ़ी हैं, कोलॉइड के अंदर केवल दो चीजें। एक पढ़ी है कोलॉइड की क्लासिफिकेशन, कि हम लोग कोलॉइड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम की फॉर्म में, कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। देन हमने पढ़ा लायोफिलिक और लायोफोबिक, कि कौन सा वाटर रिपेलिंग है, कौन सा वाटर अट्रैक्टिंग है। सही है ना। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि एसोसिएटिव कोलॉइड, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड और मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। सही है ना। अब तक केवल हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। फिर उसके बाद कल हमने पढ़े तीन मेथड। कौन कौन से मेथड? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इनको हम लोग बना कैसे कह सकते हैं। सबसे पहला मेथड था केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हमने फिर से तीन चीजें पढ़ी थी। तीन चीजें कौन कौन सी पढ़ी? एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन और एक डबल डिकम्पोजिशन। इनमें खास बात क्या थी कि रिडक्शन से हम लोग बना सकते हैं गोल्ड कोलॉइड। रिडक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं? गोल्ड कोलॉइड बना सकते हैं। देन उसके बाद हमने सेकंड मेथड पढ़ा, ब्रेडी आर्क मेथड। अब ब्रेडिक आर्क मेथड की खास बात क्या थी? ब्रेडिक आर्क मेथड इस्तेमाल होता है मेटल के कोलॉइड बनाने में। ब्रेडिक आर्क मेथड इस्तेमाल होता है मेटल के कोलॉइड बनाने में। देन उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। किसका बनाते हैं हम लोग? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का कोलॉइड बनाते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है और इनकी प्रिपरेशन पढ़ी है। सही है ना। केवल दो चीजें बची चैप्टर के अंदर। अब एक बची है कोलॉइड की प्रॉपर्टीज। क्या बची है? कोलॉइड की प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन पढ़ ली, उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद कोलॉइड का यूज, कि डेली लाइफ के अंदर कहां पे ये काम में आते हैं। तो बस दो चीजें पढ़ी हैं, बची हैं अपने पास। क्या? एक प्रॉपर्टीज और एक उसका यूज। आइए जरा तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब पहली ये लगभग 8 से लेकर 10 प्रॉपर्टी है। सही है ना। तो लाइन से पढ़ेंगे, दिमाग में रखते रहना और छोटा छोटा हेडिंग डालते रखना अपनी। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबने पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। बताइए जरा जल्दी से। वैसे भी सेकंड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट मतलब कि कितने सॉल्यूट हैं, इस पे डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट कैसा है। सही है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनके साइज पर डिपेंड नहीं करती। साइज, शेप, रंग, रूप इस पे डिपेंड नहीं करती, केवल इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उन्हें कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सही है ना। ये सब तुमको पता ही है, पढ़ना छोटी मोटी बातें और कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसने पढ़ा आपने बचपन में? बात समझ में आ रही है? मतलब कि टिंडल इफेक्ट के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है। सही है ना, फैलती है। अब बीम ऑफ लाइट फैलती है जब ये किसी मॉलिक्यूल से टकराती है, तो कोलॉइड पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल ही बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। अगर तुमने क्या लगा दिया? सॉल्यूशन लगा दिया, प्योर सॉल्यूशन, बोले तो क्रिस्टलॉइड। अगर तुमने क्या लगा दिया? यहाँ पर क्रिस्टलॉइड लगा दिया, तो जब यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास होगी तो इसमें से वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। समझ रहे हो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता क्रिस्टलॉइड। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर क्रिस्टलॉइड की जगह क्या लगा दिया? कोलॉइड लगा दिया। कोलॉइड क्या लगा दिया तुमने? कोलॉइड। तो कोलॉइड क्या करेगा? बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देगा इस तरीके से। जरा देखना, ऐसे बीम ऑफ लाइट आई, स्ट्रेट स्ट्रेट हो गया, हो गई, स्कैटर हो गई। ये किसकी वजह से हुई है? ये कोलॉइड की वजह से हुई है। लेकिन अगर तुम हिपी क्या रख दोगे? प्रेसिपिटेट रख दोगे, पीपीटी, तो प्रेसिपिटेट क्या करेगा? या तो इसको स्ट्रेट पास कर देगा। अगर प्रेसिपिटेट इसको या तो स्ट्रेट पास कर देगा या फिर कुछ पास ही नहीं देने का। समझ रहे हो? क्योंकि पीपीटी क्या है? बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, तो पीपीटी इसको बिल्कुल भी पास नहीं होने देने की। सही है ना। इस डायग्राम के अंदर आई थिंक गलत है ये। इस टाइप के अंदर देखना क्या दिखा रखा है कि हमारे को जो सॉल्यूशन था, प्योर सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या है? स्ट्रेट लाइन आई, ऐसी कैसी पास हो गई। सही है ना। सॉल्यूशन के अंदर कोई हमारे पास टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा। लेकिन जैसे आया कोलॉइड, कोलॉइड ने क्या करा? मिल्क। कोलॉइड का एग्जांपल क्या है? मिल्क। याद होगा तुम्हें, इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन बोले तो लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड। सही है ना। क्या ये इमल्शन है? लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड। तो जब ये इससे पास होगी तो क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी इस तरीके से। देखना जरा, ये क्या हो जाएगी? यहाँ से स्कैटर हो जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पर आया सस्पेंशन, सस्पेंशन बोले तो पीपीटी, बिल्कुल ऐसे पीपीटी है, यहाँ पर पीपीटी भरी पड़ी है पूरी की पूरी। तो ये क्या करेगी? लाइट को आगे पास ऑन होने ही नहीं देगी। समझ रहे हो ना। ये आगे लाइट को आगे पास ऑन होने ही नहीं देगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डार्क डार्क हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि आगे लाइट पास नहीं हो रही। और
जब हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो होता है, अगर तुम लोग टिंडल इफेक्ट के रास्ते में क्या लगा दोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे, टिंडल इफेक्ट के रास्ते में क्या लगा दोगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे, तो तुम्हारे पास एक फिगर बनेगी, उस फिगर को तुम लोग कहोगे टिंडल कोन। देखो जरा इस तरीके से एक कोन लाइक इमेज बन जाती है, दैट इज नोन एज टिंडल कोन। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक जगह लाइट को क्या कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा। पढ़ ली होगी तुमने ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या काम होता है, कॉन्वेक्स लेंस का एक लाइन बीम ऑफ लाइट को क्या करना, एक ही पॉइंट पर मारना। तो ये देखो जरा, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आई, एक तरफ कंसंट्रेट हो गई, और उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है क्या, कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे ये कोलॉइड टकराएगी, जैसे ये कोलॉइड से टकराएगी, फिर से क्या हो जाएगी, ये फिर से स्कैटर हो जाएगी। तो ये जो कोन बने ना, कोन, इन्हें कहते हैं हम लोग टिंडल कोन। देख लीजिए जरा, ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है, दैट आर नोन एज टिंडल कोन। सही है ना? क्या पूछ सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड को डिफरेंशिएट करने में काम आता है? तो सिंपल सी बात, इट इज अ टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि टिंडल इफेक्ट के अंदर जो ट्रू सॉल्यूशन है वो स्ट्रेट ऐसी कैसी लाइट को पास ऑन कर देगा, लेकिन जो कोलॉइड है वो क्या करेगा, लाइट को स्कैटर कर देगा। तो ध्यान रखना, पेपर पर राइट ले आ सकता है कि कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करता है, दैट इज टिंडल। बच्चे देखिए इसके अंदर क्या क्या रखा है, बेसिकली कलर के अंदर क्या होता है कि जो अलग अलग, जैसे हमारे पास कोई भी लाइट आ रही है, मान लो हमारे पास लाइट है और हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है हमारे पास, एक पार्टिकल रखा हुआ है। ये तो इस पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगी। एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल ये था, और एक पार्टिकल ये था। समझ रहे हो? मतलब कि जो हमारे पास अगर सेम लाइट आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, अगर सेम लाइट आ रही है और पार्टिकल का साइज अलग अलग है, तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगी कि वो लाइट जो है, जैसे मान लो व्हाइट लाइट रहती है, व्हाइट लाइट क्या रहती है, व्हाइट लाइट, तीनों व्हाइट लाइट रहती है, और ये छोटा पार्टिकल, ये उससे बड़ा पार्टिकल, और ये उससे बड़ा पार्टिकल। तो बेसिकली जो पार्टिकल का साइज है वो डिसाइड करेगा कि व्हाइट लाइट अपना कौन सा कंपोनेंट दिखाएगी। तो हमको पता है कि व्हाइट लाइट क्या दिखाती है, विबग्योर दिखाती है, VIBGYOR, विबग्योर। सही है ना? तो व्हाइट लाइट कौन सा अपना वेवलेंथ शो करेगी वो डिसाइड करेगा पार्टिकल का साइज। तो सिंपल सी बात कि अगर हमारे पास कोलॉइड है वो छोटे साइज का है, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो अलग आएगी। लेकिन अगर सिंपल सी बात कोलॉइड बड़े साइज का है, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगी, अलग आएगी। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है, द कलर ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड। सही है ना? मतलब कि, और मतलब कि जो सॉल्यूशन जो है, मान लो ये छोटे पार्टिकल थे, इन्होंने मान लो रेड कलर दिया, छोटे पार्टिकल ने क्या दिया, रेड कलर, और जो बड़े पार्टिकल थे उन्होंने दिया इंडिगो कलर। तो जो सॉल्यूशन होएगा, और जो बीच वाले ने दिया ग्रीन कलर, तो जो सॉल्यूशन का कलर है, मतलब कि रेड कलर का सॉल्यूशन होगा, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा, और ये इंडिगो कलर का सॉल्यूशन होगा। सही है ना? तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सी लाइट स्कैटर्ड करी है, और जो लाइट स्कैटर्ड करी है वो डिपेंड करता है साइज पे। सही है ना? जो वेवलेंथ स्कैटर्ड करी है लाइट ने, वो डिपेंड किसके करता है, साइज पे डिपेंड करता है, साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। एग्जांपल क्या रखा है इन्होंने, जो फाइनेस्ट गोल्ड होता है, फाइनेस्ट गोल्ड बोले तो जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है गोल्ड के, वो कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है। कैसा होता है वो, रेड कलर का, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स रेड कलर की वेवलेंथ को जल्दी स्कैटर्ड करते हैं। फिर उसके बाद साइज पार्टिकल का जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसका जो कलर है वो रेड से कैसा होता रहता है, पर्पल, फिर ब्लू, और फिर गोल्डन बन जाता है। सही है ना? जो फाइनली फाइन गोल्ड का जो कलर है वो कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में रेड रहेगा, जैसे जैसे हमारे पास साइज पार्टिकल का बढ़ता रहेगा उसका कलर पर्पल होएगा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर से ब्लू हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो फाइनली गोल्डन कलर का हो जाता है। सही है ना? सिंपल सा फंडा समझ में आया कि कलर कैसे डिपेंड करता है कोलॉइड के साइज के ऊपर। में तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, दैट इज ब्राउनिन मोशन। जब तुमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स को जैसे तुम डालते हो पानी के अंदर, तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं पानी के अंदर। वैसे यहाँ पर है कि जो कोलोइडल के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो क्या हो रहे होते हैं, जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं। अब एक बात सोचो जरा, अगर कोलोइडल के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन नहीं कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है कि अगर कोलोइडल के पार्टिकल्स जिगजैग मोशन नहीं कर रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे भाग नहीं रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। और अगर नीचे बैठ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पीपीटी। क्या बन जाएगा, ये पीपीटी बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हैं और अगर ये जिगजैग मोशन नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठ जाएंगे मतलब क्या बन जाएंगे, पीपीटी बन जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो अपने सस्पेंशन बोले तो पीपीटी, सस्पेंशन और कोलोइड,
सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का काम करता है ब्राउनियन मूवमेंट। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में जिगजैग मोशन कर रहे होंगे तो वो क्या है, कोलॉइड है, और अगर वो जिगजैग मोशन नहीं कर रहे होंगे तो वो क्या है, सस्पेंशन है। सही है ना, ध्यान रखना। ऐसी हमने एक और पढ़ा था डिफरेंशिएट, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था कि जब हमारे पास लाइट स्कैटर्ड हो रही है तो वो है कोलॉइड, लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही है तो वो क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, एक बार रीड कर लेते हैं। When colloidal solutions are viewed under a powerful microscope, the colloidal particles appear to be state of continuous zigzag motion। क्या कर रहे होते हो, वो continuous zigzag motion कर रहे होते हैं। सही है ना। This motion was first observed by Robert Brown। तो ये ब्राउन जो है ना, उसी के नाम पे रखा गया ये ब्राउनियन मूवमेंट। सही है ना। This motion is independent of the nature of colloid। नेचर ऑफ कोलॉइड पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि कैसा भी कोलॉइड हो वो ब्राउनियन मोशन करेगा, लेकिन ये साइज पे जरूर डिपेंड करता है। साइज पे कैसे करेगा कि अगर हमारे पास छोटे साइज का होगा, छोटे साइज का मॉलिक्यूल होगा तो वो जल्दी जल्दी मोशन करेगा। सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा साइज का होगा, छोटा होगा मॉलिक्यूल का, वो उतना जल्दी मोशन करेगा, और जितना बड़ा साइज का होगा वो उतना ही धीरे मोशन करेगा। और ब्राउनियन मूवमेंट, जो ब्राउनियन मूवमेंट है, बेसिकली यही प्रूफ करता है कि जो अपना कोलॉइड है वो स्टेबल है। बात समझ लो, जो अपना कोलॉइड है वो स्टेबल है, वो कौन प्रूफ करता है, ब्राउनियन मोशन ही प्रूफ करता है। एक मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, बाय विच फिनोमिना डिड यू प्रूफ दैट योर कोलॉइड इज स्टेबल इन नेचर। सो आंसर इज ब्राउनियन मूवमेंट, बिकॉज ब्राउनियन मूवमेंट स्टेबिलिटी को ही दिखाता है कि अगर ब्राउनियन मूवमेंट चल रहा है तो वो क्या है, स्टेबल है, और अगर ब्राउनियन मूवमेंट नहीं चल रहा तो क्या बन चुका है, प्रेसिपिटेट बन चुका है और नीचे बैठ चुका है। सही है ना, वो चेंज हो चुका है सस्पेंशन के अंदर। बेसिकली प्रिपरेशन के बाद हमें पढ़ना पड़ता है प्यूरिफिकेशन, कि हमने बना तो लिया कोलॉइड, हमने एकदम प्रिपेयर तो कर लिया, लेकिन उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसे हम लोग साफ कैसे करेंगे, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। तो प्यूरिफिकेशन के हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपने पास डायलिसिस। अब डायलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं चैम्बर। क्या लेते हैं हम लोग, एक चैम्बर। एक ऐसा चैम्बर है जो कोलोइडल पार्टिकल्स को बाहर आने नहीं देगा। कैसे चैम्बर है ये, जो कोलोइडल पार्टिकल्स को बाहर आने नहीं देगा। जैसे हमने पढ़े थे ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को बाहर जाने नहीं देती थी, केवल सॉल्वेंट को अंदर बाहर जाने देती थी। वैसे इसके अंदर क्या है, एक ऐसा चैम्बर है जो केवल और केवल कोलोइड को रोक के रखेगा। तो तुमने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया तुमने इसके अंदर, तुमने मिक्सचर डाल दिया इसके अंदर। मिक्सचर किस किसका मिक्सचर, एक डाला तुमने कोलोइड, अरे डाला तुमने क्रिस्टलॉइड। एक डाला तुमने कोलोइड, एक डाला तुमने क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्रिस्टलॉइड का सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, ट्रू सॉल्यूशन। और इसके अंदर हमारा कोलोइड और क्रिस्टलॉइड। तो एक बात बताना जरा कि अगर हमारे पास कोलोइड बाहर नहीं आ रहा, क्रिस्टलॉइड बाहर आ रहा है, तो ये जो मेम्ब्रेन है जो इसके अंदर ये बना हुआ है, ये किस चीज का बना हुआ होगा, किस पेपर का बना हुआ होगा, तो बताएगा कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो किस पेपर की बनी हुई होगी। सही, तो बेसिकली सही जवाब दिया तुमने, दैट इज पार्चमेंट पेपर। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो पार्चमेंट पेपर होता है उसके जो छेद होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से पार्चमेंट पेपर के अंदर से क्रिस्टलॉइड तो पास हो जाता है, क्रिस्टलॉइड तो पास हो जाता है, लेकिन कोलॉइड पास नहीं हो पाता। सही है ना, एक बार इसे रीड करेंगे जरा। सही है ना, पढ़ लिया होगा सबने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस है डायलिसिस का, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग करते हैं डायलिसिस के थ्रू किस किस को, कोलॉइड को और अपना जो क्रिस्टलॉइड है मतलब कि प्योर सॉल्यूशन को। और जो अपनी मेम्ब्रेन होती है वो बनी रहती है किससे, पार्चमेंट पेपर से बनी हुई होती है। जो अपनी मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, वो पार्चमेंट पेपर से बनी होती है। ऐसी नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ नहीं होता, जब तुम लोग डायलिसिस कर रहे हो और डायलिसिस के साथ साथ तुमने यहाँ पे लगा दी प्लेटें। कौन सी प्लेटें, इलेक्ट्रोड लगा दी तुमने। इलेक्ट्रोड बोले तो एक एनोड और एक कैथोड। तो जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस इसका नाम हो जाएगा। सही है ना, ध्यान रखना कि हमारे पास जो डायलिसिस हो रही थी वो थी सिंपल डायलिसिस, लेकिन अगर तुम्हारी डायलिसिस हो रही है लेट, तुम्हें करनी है स्पीड फास्ट करनी है, तो तुम लोग क्या लगा दोगे, इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे, मतलब कि कैथोड और एनोड लगा दोगे। जैसे कैथोड और एनोड लगेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। सही है ना,
एक बार जरा पढ़ लेते हैं, वही लिखा हुआ है वैसे सारा प्रोसेस जो हुआ था स्लो चलता है, डायलिसिस का फास्ट बनाने के लिए हम लोग लगा देंगे इसमें इलेक्ट्रोड्स, तो ये क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। बस एक छोटा सा टॉपिक है, चार्ज ऑफ ऑन एन कोलॉइड, तो उसके लिए अभी छोड़ देंगे चार्ज ऑन एन कोलॉइड के ऊपर। बस इसका सिंपल ध्यान रखेंगे, जो कोलॉइड होता है ना, कोलॉइड उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। कोलॉइड क्या होता है, इसके अंदर चार्ज होता है कोलॉइड के ऊपर। तो कोलॉइड के ऊपर चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा तो ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये हम लोगों को पढ़ना है अभी कि कोलॉइड के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। उसके अलावा और कुछ इसमें हार्ड नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्पीड अपनी फास्ट हो जाएगी। सही है। लास्ट बचा है अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद एक छोटा टॉपिक और है, इमल्शन। ये कट हो चुका सिलेबस से, सही है ना, इसे मत पढ़ना, इट इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर 2020। ठीक है ना, अगले साल पढ़ोगे तो पढ़ लेना, इस साल नहीं है सिलेबस के अंदर, सही है ना। तो अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग और ज्यादा प्योरीफाई करते हैं, मतलब कि डायलिसिस से और इलेक्ट्रोडायलिसिस से। अगर हमारा जो कोलॉइड है वो ज्यादा साफ नहीं हुआ, हमें क्या करना है, और ज्यादा साफ करना है, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे। कुछ नहीं होता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, एक बार रीड कर लेना, बस मैं बता रहा हूँ इसमें होता क्या है। अगर हमारे को इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है तो मेरे को 5 मिनट पेपर से ही बढ़िया पेपर चाहिए होगा, मेरे को 5 मिनट पेपर से भी बढ़िया पेपर चाहिए होगा। मतलब कि मेरे को ऐसा पेपर चाहिए होगा जिसके जो पार्टिकल, जो छेद है ना, जिसके वो है स्पोर्ट्स, वो और ज्यादा छोटे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, और ज्यादा अच्छा पेपर बनाने के लिए हम लोग फिल्टर पेपर को ध्यान देंगे जगह, हम लोग फिल्टर पेपर को 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। बस ये लाइन ध्यान रखना कि 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेल्यूलोस का किसके अंदर, ईथर के अंदर डाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। क्या करा हमने, फिल्टर पेपर को क्या डाल दिया, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। बस ये नाम ध्यान रखना बच्चे प्लीज, क्योंकि एक मार्क्स से पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू मेक अल्ट्रा फिल्टर पेपर, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उसमें बस यही देखा जाता है कि तुमने ये लाइन लिखी है नहीं लिखी, इसलिए इसको बोल्ड कर रखा है। ध्यान देना, जब भी तुम फिल्टर पेपर को किस में डाल दोगे, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो कोलॉइड है वो एकदम प्योर हो जाएगा। सही है ना, बाकी सब कुछ निकल जाएगा बाहर और कोलॉइड हमारे पास बचा रह जाएगा। इसमें भी सेम ही होता है। सेम कैसे होता है कि हमारे पास इसके अंदर बस कोलॉइड अंदर रह जाएगा, बाकी सब कुछ बाहर निकल जाएगा, कोलॉइड के अलावा बाकी सब कुछ बाहर निकल जाएगा। इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कोलॉइड के अलावा सब कुछ बाहर निकल जाएगा, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर कोलॉइड बचेगा। और करने के लिए हम लोग बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। एक बार रीड कर लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा।